नमस्कार, मैं आपकी दोस्त एंड होस्ट एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मेडिकास्ट। यहाँ पे हम सारे हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे, सारी स्ट्रैटेजीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ओवर द टाइम हमने बहुत सारे पॉडकास्ट बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे एज अ इन हेल्थ केयर इंडस्ट्री। आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं संदीप डबास जी। So welcome Sandeep on this platform. Thank you for calling me on. And it's our pleasure to have you here today with us. जी So my first question is कि आपकी जर्नी इन डिजिटल मार्केटिंग कैसे शुरू I हुई? started my journey a decade ago और शुरुआत में I was working for Google India. So at that time we were working on Google Business View program. अब Google Business View program में क्या होता है कि जितने भी businesses होते हैं उनको Google के प्लेटफॉर्म पे डालना होता है, जहाँ पर जो पोटेंशियल कस्टमर है वो जब उस बिजनेस की और उसकी सर्विसेज के बारे में सर्च कर रहे हो तो वो बिजनेस उसको मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने बड़ी यूनिक चीज़ आइडेंटिफाई करी कि डॉक्टर्स को एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही है। जैसे आप तो खुद इस फील्ड से हैं तो आपको पता है, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, दे कैन नॉट एडवर्टाइज। एग्जैक्टली हाँ, तो एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। तो ये एक चैलेंज मैंने देखा और एक बड़ी प्रॉब्लम मैंने आइडेंटिफाई करी कि बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अपने आप को प्रमोट नहीं कर पा रहे हैं या फिर मतलब ये अपनी पोटेंशियल ऑडियंस को दिखा नहीं पा रहे हैं। और गूगल में हमने एक चीज़ सीखी थी, अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा दिखना बड़ा ज़रूरी है। तो ऐसे में अगर आप मोस्टली देखते हैं जो बहुत हाई क्लास मतलब डॉक्टर्स की जब हम बात करते हैं तो वो आपको हर प्लेटफॉर्म पे नज़र आएंगे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, उनके जगह जगह पे आपको आर्टिकल्स नज़र आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं पावर डिजिटल मार्केटिंग की या डिजिटल प्लेटफॉर्म की, तो वो उसको यूज़ करते हैं और अपनी पोटेंशियल ऑडियंस तक पहुँचते हैं। सो एट दैट टाइम आई रियलाइज कि जो मेडिकल फील्ड में जो गैप है इसको फिल करना बहुत ज़रूरी है। और डेडिकेटली फिर मैंने अपना ध्यान जो है वो इस इंडस्ट्री की तरफ, हेल्थ केयर इंडस्ट्री की तरफ लगाना शुरू करा। एंड अच्छा रहा सब सफ़र जो है, अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मतलब ये है कि जो दिखता है वो बिकता है और जो जितना ज़्यादा दिखता है वो उतना ज़्यादा बिकता है। हाँ। So there is a need of like definitely this is very true that there is a need of digital marketing. हेल्थ केयर इंडस्ट्री में भी डॉक्टर्स को भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड बीइंग डॉक्टर हम लोग पढ़ाई तो बहुत सारी करते हैं बट वी लैक समवेयर इन द कम्युनिकेशन और मार्केट आवर सेल्फ। और आज के टाइम पे जहाँ पे बहुत दिस इंडस्ट्री हैज़ ग्रोन टू अ वाइड एक्सटेंट, मैसिव एक्सटेंट, सो कहीं ना कहीं मार्केटिंग की ज़रूरत और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत डॉक्टर्स को भी है। एंड आपको क्या लगता है कि लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल करियर ऑफ अ डॉक्टर, शुरू करता है कोई भी डॉक्टर 15 साल 10 साल का अपना पढ़ाई पूरा करके, जहाँ पे वो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब कर चुका होता है, तो वो एक अपना स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्लिनिक से शुरू करना चाहता है। एंड इतना ज़्यादा भी नहीं होता, एंथुजियास्टिक बहुत होते हैं डॉक्टर बनने के बाद, हमें कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बहुत कुछ डिलीवर करना चाहते हैं, बट हम डिलीवर कर नहीं पाते बिकॉज वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद द बजट्स, वी आर रिस्ट्रिक्टेड विद द स्मॉल स्पेस वी ऑपरेट इन एज क्लिनिक्स। तो आपको क्या लगता है कि एक डॉक्टर के लिए एक छोटी सी जगह से अपने आप को कैसे प्रमोट वो कर सकता है या कहाँ से उसे शुरू करना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं आपको एक बड़ी कमाल की चीज़ जो है बताने वाला हूँ। कई बार हम सोचते हैं कि मार्केटिंग में बहुत पैसा खर्च होने वाला है, जबकि 80% ऑफ द मार्केटिंग आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। अब ये लोगों को मालूम नहीं है, तो ऐसे में वो कांटेक्ट करते हैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को। और यहाँ पर भी एक बड़ा आपको पॉइंट जो है नोट करना पड़ेगा, जितनी भी मार्केटिंग एजेंसीज आज की तारीख में आप देखते हैं उनमें से 90% वो हैं जो नॉर्मल बिजनेसेस को सर्व कर रही हैं। अब उनको रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं पता मेडिकल इंडस्ट्री में क्या होती हैं, किस तरीके से वो एडवर्टीजमेंट करना चाहते हैं बट वो कर नहीं सकते इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसे में जो नॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के वो उनको रोकते हैं। तो यहाँ पर एक हमारे को हर्डल नज़र आता है कि किस तरीके से करने वाले हैं। अब मैं आपको कुछ स्टेप्स ऐसे बताने वाला हूँ जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और उनसे आपको बहुत मैसिव रिस्पॉन्स जो है मार्केट के अंदर मिल सकता है। जैसे मैं एक पॉइंट को लेकर चलता हूँ, अब क्योंकि मैंने गूगल के लिए काम किया तो वो मुझे तब से काम आ रहा है। एक बहुत ही सिंपल मेथड है गूगल बिजनेस व्यू, जिसको हम गूगल लोकल सर्च में गूगल मैप लिस्टिंग भी बोल देते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, हमने देखा है कि जब आप क्लिनिक खोलते हैं तो 90% ऑफ द ऑडियंस या पोटेंशियल पेशेंट्स आपके लोकल एरिया से 5-10 किलोमीटर के रेडियस से ही आ रहे होते हैं। 10% जो है उसके बाहर से आ सकते हैं, रेफरल के थ्रू आ सकते हैं, बट 90% ऑडियंस जो है वो आपके पास से ही आने वाली है। तो ऐसे में गूगल मैप जो है वो यही काम करता है कि जब आप उस पर अपनी बिजनेस की लिस्टिंग करते हैं, और ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन लोगों को करना नहीं आता सही तरीके से। तो इसका एक स्टेप बाय स्टेप जो तरीका है वो अगर हम लोगों को बताएं, और गूगल खुद उस चीज़ को बताता है, आप यूट्यूब पे जाएं, आप लिखें हाउ टू लिस्ट योर बिजनेस ऑन गूगल,
तो आपको स्टेप बाय स्टेप अब थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि जो हेल्थ प्रोफेशनल्स जो मतलब टाइम की डॉक्टर- कमी। जो डॉक्टर्स हैं नहीं, वो टाइम देते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो अपनी फिटनेस के लिए पूरा टाइम देते हैं वो अपनी प्रैक्टिस को पूरा टाइम देते हैं, नींद लेते हैं, हालांकि नींद बहुत कम मिल पाती है इस इंडस्ट्री में, लेकिन अगर ऐसी प्रैक्टिस करके वो ये सोच लें कि दिन का 1 घंटा मुझे इसमें भी देना है, अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग में भी देना है, या जो Yes. आपने बोला ब्रांड बिल्डिंग में भी देना है, तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आज जो आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट इसके अंदर करने वाले हैं, ये आने वाले 20 साल के अंदर आपको मल्टीप्लाई करके रिटर्न देने वाला है। अब बहुत सारे डॉक्टर्स को ये नहीं पता कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट बना सकते हैं अपनी, राइट। उनको लगता है इसके लिए तो डेवलपर की ज़रूरत है, जबकि मैं आपको एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ और आपके यूजर्स को भी एक प्लेटफॉर्म बताता हूँ। WIX मतलब विक्स एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप जाकर अगर आप फेसबुक यूज़ करना जानते हैं, मतलब फेसबुक पे आप पिक्चर अपलोड करना जानते हैं या कमेंट करना जानते हैं इंस्टाग्राम पर, उतनी ही आसानी से आप एक वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं wix.com पर जाकर, और ये बिल्कुल फ्री है। तो शुरुआत में आप ऐसी कोई चीज़ें इस्तेमाल कीजिए, जैसे आपने wix.com पे अपनी वेबसाइट बना ली, आपने गूगल माई बिजनेस पे अपना बिजनेस का जो है वो नाम डाल दिया, क्या क्या डिटेल्स हैं, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग आपको जानते हैं लेकिन आपका फ़ोन नंबर नहीं जानते। राइट। तो देयर इज़ अ क्लिक टू कॉल एक्शन ऑन गूगल लिस्टिंग, तो उस पर वो टैप करते हैं, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन है, तो टैप करते हैं, कॉल मिल जाती है एंड दे कनेक्ट विद द डॉक्टर, और यूज़र भी सर्च करते हैं। हमने जब अपनी रिसर्च करी तो हमने देखा कि यूज़र सर्च करते हैं बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट नियर मी, राइट। तो जब ऐसी चीज़ें करते हैं तो उनको भी वो, अब अभी थोड़ी देर पहले आपने बात बोली जो दिखता है वो बिकता है, तो दिखाई नहीं देंगे तो फिर कैसे बात बनेगी Absolutely right. So I totally agree with this. And आपको क्या लगता है कि ओवर द टाइम, जैसे मैं मानती थी या शुरू वाले हमसे एक जनरेशन पहले वाले डॉक्टर्स ये समझते थे कि हम अपने स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं, वी आर टेक्निकल पीपल हु नो द स्किल ऑफ सर्जरी और वट एवर सब्जेक्ट वी स्टडी, तो उसके बाद हमें क्या ज़रूरत है, हमें तो हमारे हुनर की वजह से काम आना चाहिए। दिस इज़ वट पीपल यूज टू थिंक अ जनरेशन बिफोर मी, बट जो मेरी जनरेशन है और उससे आगे आने वाली जनरेशन है, देयर हैज़ कम अप अ नीड के जहाँ पे हम सोशल मीडिया को उतना ही इम्पोर्टेंस दे भी रहे हैं, और बशर्ते कि हम इतने काम करते हैं जो हम शोकेस नहीं कर पाते। जी। बहुत अच्छी, बहुत जी। इंपॉर्टेंट सर्जरीज हम लोग कर रहे होते हैं, Absolutely बट हम दिखा नहीं पा रहे होते। सो आपको क्या लगता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है डॉक्टर्स के लिए या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए टू यूज़ लाइक मीडियाज लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स, वीडियोज, यूट्यूब चैनल्स? आपको क्या लगता है कि विच वन इज़ लाइक द बेस्ट वन, और व्हाट इज़ बेसिकली द नीड, हाउ इट कैन हेल्प अस? इसमें एक पॉइंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देयर इज़ अ मिथ ये है कि पहले जो सर्जन्स होते थे वो इस अपनी काबिलियत की, मतलब काबिल तो वो डेफिनेटली थे, बट सिर्फ काबिलियत की वजह से वो पॉपुलर हुए। एक्चुअली में टाइम टू टाइम जो है मेथड जो है वो चेंज हो जाते हैं। पहले प्रिंट मीडिया था, आपने अगर देखा हो पहले के टाइम में, अगर आपने किसी बड़े सर्जन के बारे में सुना है तो आपने उनका केस जो है वो न्यूज़पेपर में देखा होगा, तो प्रिंट मीडिया के थ्रू आपके पास पहुंचा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया कि आपने न्यूज़ में, राइट, न्यूज़ चैनल में देखा उस चीज़ को। तो होता क्या है कि किसी ना किसी माध्यम से आपने अगर उसको देखा है, उस न्यूज़ को आपने पढ़ा है, सेम डिजिटल के अंदर होता है, वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू, गूगल के थ्रू, फेसबुक के थ्रू आप तक वो न्यूज़ पहुंच रही है। अब उसको करना बहुत आसान हो चुका है। तो पहले प्रिंट मीडिया के थ्रू जाता था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू जाता था, अभी डिजिटल मीडिया के थ्रू जो है लोगों तक पहुंच रहा है। तो पहले भी लोग इस चीज़ को अपनाते थे, प्लेटफॉर्म को, ऐसी बात नहीं है, और हम तक उसी तरीके से चीज़ें पहुंचाई जाती थी। अब थोड़ा सा मेथड चेंज हो चुका है, वास्ट हो So चुका the है। technology in actually Technology. digital media has grown over the time. Yes. Like the approach to the surgery has grown, I believe. Absolutely. कि पहले हम open surgeries करते थे, now we are doing all laparoscopic surgeries, Right. robotic surgeries. Robotic surgery. So it is all about कि हम कितना updated रहते हैं. So I think being professionals ये हमारे लिए बहुत important चीज़ है कि हमें इस चीज़ के लिए भी latest technology से update रहना पड़ेगा, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी सीखनी पड़ेंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपने बात करी रोबोटिक की या लेप्रोस्कोपी की, अभी इंफॉर्मेशन किसी पेशेंट तक पहुंचती है। मान लीजिए कि आज मैं, अगर कोई हेल्थ प्रोफेशनल हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहा है, तो उन्हें पता है कि जब पहले ओपन सर्जरी होती थी तो बहुत ब्लड लॉस होता था, बहुत बड़ा चीरा लगता था, और उसके बाद उसको 10-15 दिन आराम करना पड़ता था, तब वो अपने काम पे वापस लग पाते थे। वहीं पर अब लेप्रोस्कोपी आ चुका है, तो बड़ा जो है वो आराम हो गया है। दूरबीन भी बोलते हैं उसको, दूरबीन की सर्जरी बोलते हैं। तो सेम डे सर्जरी होती है, नेक्स्ट डे जो है पेशेंट डिस्चार्ज होता है, ब्लड लॉस बहुत कम होता है, एंड दे सैटरडे को सर्जरी कराई, मंडे को काम पे अपने वापस भी जा सकते हैं।
अब ये इन्फॉर्मेशन अगर उस तक पहुंचती है, चाहे वो डिजिटल के प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचे, तो डेफिनेटली उसके कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं, बिकॉज कई बार लोग सर्जरी के नाम से बहुत डर जाते हैं। तो अगर उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई जाए एंड कि इस माध्यम से, डिजिटल माध्यम से हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुंचा ज़्यादा सकते हैं audience एट ए टाइम, जी, राइट? जी। पहले मेरे ख्याल से न्यूज़पेपर से या जिस भी टेक्निक से चीज़ें जाती थी वो प्रोसेस स्लो था। जैसे नॉट काउंट ना, मतलब आप न्यूज़पेपर पे अगर आपने किया है तो कितने लोगों ने वो न्यूज़ पढ़ी है, डेफिनेटली आप उस चीज़ का आइडिया नहीं लगा सकते। अब डिजिटल इज़ वेरी क्लियर कि आपने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, कितने लोगों ने वो व्यूज़ आए हैं, उनमें से कितने लाइक है, कितने कमेंट है, कितना एंगेजमेंट है, तो एक एक चीज़ आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है। और यहाँ पर जब कमेंट्स आते हैं तो उसके थ्रू, मतलब हमारी भाषा में उसके थ्रू लीड्स भी जनरेट होती हैं, तो क्वेरी करते हैं तो वो जवाब उसका मिलता है, तो वो कन्वर्सेशन जो है वो आगे, एक एंगेजमेंट जो है वो कन्वर्जन में कन्वर्ट होता है, राइट। जाता है। मेरा अगला सवाल जो आपके लिए है वो ये है कि डिजिटल मीडिया लाइक गूगल एंड ऑल यू हैव वर्कड इनटू एंड यू हैव बीन डिज़ाइनिंग सो मेनी थिंग्स। आपने हमें फ्री प्लेटफॉर्म्स के बारे में बता दिया, लेकिन जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, या आज के दिन ये ट्रेंड भी बन गया है आई थिंक, कि हम एक टीम हायर करते हैं फॉर डिजिटल मार्केटिंग, एंड देयर आर मल्टीपल पीपल हु आर वर्किंग ऑन डिजिटल मार्केटिंग थीम दीज डेज। तो हाउ कैन वी चूज द डिजिटल मार्केटिंग टीम फॉर अस, कि उसके लिए क्या टिप्स होनी चाहिए या क्या बेसिक्स होने चाहिए जो हमें देखने चाहिए अपनी डिजिटल टीम में? सी, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं थोड़ा सा डिटेल में इसका जवाब जो है वो देना चाहूँगा। देखिए, 3 तरीके से हम सेटअप को देखते हैं। एक तो इंडिविजुअल सेटअप, जैसे मान लीजिए मैं एक डॉक्टर हूँ और मुझे अपने लिए ही, मतलब कि अपनी प्रोफाइल मुझे बनानी है, मैं किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ, बट मुझे भी अपनी प्रोफाइल बनानी है। आने वाले टाइम में हो सकता है मैं अपना क्लिनिक Right. ओपन करूँगा, या फिर उस हॉस्पिटल में जहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पर मेरा बिजनेस या मेरे जो पेशेंट फ्लो है वो थोड़ा सा बढ़ जाए। तो ऐसे में मैं अपनी प्रोफाइल बनाऊंगा और उसको मैं, जो भी मैं केसेस कर रहा हूँ उनको मैं वहाँ पर डालूंगा, ताकि लोगों को ये अंदर ये अवेयरनेस हो कि मैं क्या काम करता हूँ। और क्योंकि जो एक बोलते हैं ना कि वन गुड पेशेंट विल ब्रिंग यू 4 मोर पेशेंट्स, तो वो एविडेंस होते हैं कि एक टेस्टिमोनियल मैंने डाला कि वो मेरे पास ये प्रॉब्लम लेके आए थे और उनका सही से इलाज हुआ। अब ये वीडियो जो है एक एविडेंस की तरह काम करता है, और उसके थ्रू जो लोग सेम प्रॉब्लम में हैं और वो वीडियो को देखते हैं तो उनके कन्वर्जन के चांस बढ़ जाते हैं। उनको मालूम पड़ता है कि अच्छा ये डॉक्टर है, ये ऐसा ऐसा है और सक्सेसफुली इन्होंने ये ट्रीट किया है, तो वो जाएंगे उसके पास। तो एक तो हो गया सिंगल इंडिविजुअल के लिए, तो फेसबुक है फ्री है, यूट्यूब है फ्री है, इंस्टाग्राम फ्री है, विक्स जैसे मैंने बताया फ्री है, गूगल बिजनेस व्यू फ्री है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट एब्सोल्युटली फ्री, कोई पैसा नहीं लगता है। मुझे लगता है कि उनको शुरुआत में इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, बस थोड़ा सा टाइम देना है, टाइम देना चाहिए। टाइम इज, सी, अब MBBS किया तो उसमें कई साल दिए, करेक्ट। फिर MS किया उसमें कई साल दिए, MD किया उसमें कई साल दिए। तो यहाँ अब जिम जाते हैं 1 घंटा देते हैं, तो अपने अपनी जो इतना साल जो तैयारी करी उसके लिए अगर 1 घंटा देना उसको पड़ रहा है, शोकेस करने के लिए आपको थोड़ा हाँ, टाइम तो थोड़ा टाइम निकालना देना चाहिए। पड़ेगा। लेकिन अब दूसरे लेवल पे आ जाते हैं जहाँ पर उनका खुद का क्लिनिक है, तो यहाँ पर वो चाहेंगे कि मैं पूरा टाइम अपना इन्वेस्ट करूँ क्लिनिक के अंदर, राइट। और मैं किसी एजेंसी को या किसी प्रोफेशनल को हायर कर लूँ इस काम के लिए। तो यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि क्या वो किसी, जो आपने जिसको हायर किया है, वो किसी हॉस्पिटल के लिए या किसी क्लिनिक के लिए काम कर रहा है, तो उसको मालूम होगा कि किस तरीके से लेके काम जाना होता है। प्रोफाइल बिल्डिंग बहुत बड़ी चीज़ है इस इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज यहाँ पर हॉस्पिटल से ज़्यादा डॉक्टर ब्रांड बनता है। लोग ये नहीं सोचते या ये नहीं लिखते, ज़्यादातर जो मैंने अपना एक्सपीरियंस किया है, कि बेस्ट हॉस्पिटल फॉर दिस, दे ऑलवेज टाइप जो प्रॉब्लम होती है वो, और जो डॉक्टर होता है या वो, उससे रिलेटेड उससे स्पेशलिटी। रिलेटेड स्पेशलिटी, तो उसके बारे में वो हमेशा लिखते हैं बेस्ट डॉक्टर फॉर हार्ट सर्जरी राइट। या जो भी चीज़ है, और लोकेशन वाइज सर्च करेंगे इन दिल्ली या जो भी उनको चाहिए होता है नियर बाय एरिया। तो ऐसे में डॉक्टर जो है वो खुद एक ब्रांड है, और ये बात उनको समझनी पड़ेगी। तो वो इस चीज़ को देखे कि जो एजेंसी है या जो प्रोफेशनल है वो डॉक्टर्स की प्रोफाइल बिल्डिंग उसने कितनी स्ट्रॉन्ग करी है, उसका सक्सेस रेट क्या है उस चीज़ के अंदर। उसके बाद वो क्या एक्शन प्लान लेके आपके पास आता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको फेसबुक पे पोस्ट डाल देंगे या इंस्टाग्राम पे रील्स डाल देंगे, ये सब चीज़ें एक वन वे ट्रैफिक की तरह भी काम करती हैं। आपको एक सर्टन लेवल पे लगेगा कि आप तो बहुत मेहनत कर रहे हैं बट रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो थोड़े दिनों बाद ऐसा हुआ कि आप अपनी एजेंसी से फेडअप हो गए, या अपने डिजिटल मार्केटिंग के जो पर्सन है उससे थोड़े फेडअप हो गए और आपने फिर चेंज करने का सोचा। और अगर बात करें थर्ड पॉइंट की, तो ये तो बहुत ही क्रूशल है
क्योंकि जब आप हॉस्पिटल पे अगर आप बात करते हैं तो हम बहुत लार्ज स्केल की बात कर रहे हैं, क्योंकि या तो आपका मल्टी स्पेशलिटी है हॉस्पिटल या सिंगल सुपर स्पेशलिटी अगर आपका है, तो यहाँ पर टीम साइज बहुत बड़ी हो जाती है, यहाँ पर बहुत सारा फ्लो बढ़ जाता है पेशेंट्स का, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती है, काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स को देखना पड़ता है। अभी तक क्लिनिक और सिंगल में हम सिर्फ एक स्पेशलाइजेशन को देख रहे थे, हॉस्पिटल में मल्टी स्पेशलाइजेशन आ गया, मल्टी लीड जनरेशन हो गया, फुटफॉल जो है वो अलग से हो गया, फिर हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो गए, लैब्स हो गई, वहाँ पर आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, सिटी स्कैन हो गया, डिपेंड्स ऑन द हॉस्पिटल और साइज कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेटली एक टीम की ज़रूरत है, वो टीम जो आपके लिए अच्छा कंटेंट पब्लिश कर सके, बिकॉज कंटेंट इज किंग। आज की तारीख में अगर मैं बात करता हूँ तो जो लोग पढ़ते हैं वही उनके दिमाग में जाता है, तो अकॉर्डिंगली जो जो हॉस्पिटल में एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको रेगुलर पब्लिश करना, लोगों तक फैलाना। और यहाँ पर जब बात हॉस्पिटल की आ जाती है तो मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, यहाँ पर सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही काम नहीं करने वाली, यहाँ पर बहुत सारे और भी हमारे पॉइंट्स पे काम करना पड़ेगा, जैसे कि लोकल नेटवर्किंग। राइट। अब लोकल जितने भी क्लिनिक्स हैं या लोकल जितने भी सिंगल जो डॉक्टर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनके साथ नेटवर्क हमारा कितना अच्छा है, बिकॉज अल्टीमेटली उनके पास कुछ पेशेंट्स आ रहे हैं जो अपने पास उनकी सर्जरी नहीं कर सकते, तो दे विल रेफर टू द हॉस्पिटल, तो वो कितना अच्छे से हमारा लोगों के साथ। राइट, दोस आर द लाइक अदर मेथड्स ऑफ मार्केटिंग अपार्ट फ्रॉम द डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर तो हमें मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे काम करना पड़ता है। करेक्ट। आपने इस बात में एक थर्ड पॉइंट में वर्ड यूज किया, कंटेंट। राइट। सो मेरा अगला सवाल इस कंटेंट को लेके है कि ये वाला जो कंटेंट हम क्या दिखा रहे हैं वो आपका डिजिटल जो टीम है आपके साथ काम कर रहा है, कभी कभी वो डिसाइड करता है, कभी कभी जो डॉक्टर है वो आपको कंटेंट देता है। तो आपके हिसाब से कंटेंट का क्या बेसिक होना चाहिए किसी भी डॉक्टर के लिए, या एज द डिजिटल टीम क्या एक्चुअली उन्हें पब्लिश करना चाहिए, क्या क्या बिकता है बेसिकली, क्या देखते हैं लोग, क्या देखना चाहते हैं लोग, सो उसके ऊपर क्या आपकी राय है? इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक पहला तो जेनरिक कंटेंट हो गया। जेनरिक ऐसे हो गया कि मान लीजिए कोई फेस्टिवल है या कोई डॉक्टर्स डे है या ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो नॉर्मली क्या करना चाहिए कि मंथ की शुरुआत में बैठ के कैलेंडर बना लेना चाहिए कि इस मंथ में कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं, नर्स डे, सॉरी डॉक्टर्स डे आ रहा है या कोई और इस तरीके का दिन आ रहा है, हार्ट डे आ रहा है, तो वो तो जेनरिक पोस्ट है, वो बना सकते हैं, डाल सकते हैं। बट जहाँ पर बात आ जाती है क्वालिटी कंटेंट की, तो वहाँ पर मैं रिकमेंड करूँगा कि जब डॉक्टर्स अपने मुंह से वो बात बोलते हैं और वो अपना मैसेज देते हैं तो वो 100 टाइम ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाता है रादर देन अ स्टैटिक पोस्ट। रादर देन अ फ्लायर हमें वर्बल कम्युनिकेशन करना चाहिए अपने क्राउड के साथ। बल्कि यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि एक रिमोट एरिया के अंदर अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल चला रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए जो अपना क्लिनिक या हॉस्पिटल एक रिमोट एरिया में चला रहे हैं या किसी विलेज में चला रहे हैं, क्योंकि क्या होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो ढूंढ तो रहे हैं हॉस्पिटल को, लेकिन अगर आप वहाँ पर सही तरीके से अवेलेबल नहीं है तो वो आपको कभी भी ढूंढ नहीं पाएंगे, आपसे मिल नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ कि आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये हमने कई बार ऐसा नोटिस करा कि बहुत ही हिंदी भाषी जो है वो एरिया है और वहाँ पर इंग्लिश में डॉक्टर्स जो हैं वो अपने मैसेजेस जो हैं वो कर रहे हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई थी आपस में कि आपने लेप्रोस्कोपिक सर्जरी बोला, मैंने दूरबीन वाली सर्जरी बोला, तो ये भी एक ऐसा मतलब फ़र्क है जो कई बारी जो लोग हैं वो दूरबीन वाली सर्जरी समझते हैं उसको, कुछ लेप्रोस्कोपी को नहीं समझ पाते हैं। तो हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ जैसा देश वैसा भेष, मतलब जिस भी लोकेशन पर आप हैं वहाँ पर कैसी भाषा कैसी टोन का इस्तेमाल किया जाता है, उसी भाषा में आप अगर बात करते हैं अपने पेशेंट से तो डेफिनेटली आप उनसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे और ज़्यादा अच्छा आपका प्रभाव उस एरिया में बन पाएगा। एंड आई थिंक इसके साथ हमें ये मैसेज बहुत क्लियर मिलता है सब डॉक्टर्स को कि हमें वो टॉपिक्स लाने चाहिए जो हम चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी एजुकेट हो जिनके बारे में, जिससे उनको कोई फ़ायदा मिले, ना कि हम सिर्फ कोई पोस्ट डाल रहे हैं जो हैप्पी दिवाली हैप्पी होली वाली टाइप्स हैं, क्योंकि वो मेरे ख्याल से यूज़फुल नहीं है। वो तो बहुत सारे लोग बहुत सारे व्हाट्सएप पे भी डाल रहे हैं। एंड बाय दिस एक्चुअली जो डिजिटल टीम्स भी होती हैं वो अपना टाइम भी सेव कर रही होती है, अपने एफर्ट्स भी सेव कर रही होती हैं और हम लोगों को चार्ज कर रही होती है, जबकि वो कंटेंट उतना इंपॉर्टेंट कंटेंट नहीं है। एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट वो है जहाँ पे हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हो पाएँ, जहाँ पे हम अपनी ऑडियंस को बता पाएं, एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं कुछ ऐसा दे पाऊँ जो मेरे को कोई सुनना चाहे।
I think this is the message with this content. It should be valuable to the audience. Yes, see, you are a very senior gynecologist and आप तो काफ़ी सारी चीज़ों को जानते हैं. इंडिया एक ऐसी कंट्री है, खासकर जिस जगह पर हम अभी बैठे हैं यहाँ के 10 किलोमीटर भी अगर हम आगे चले जाते हैं तो एक ऐसा एरिया भी देखने को मिलता है जहाँ पर फीमेल्स अपनी प्रॉब्लम्स को अपनी फैमिली मेम्बर तक से नहीं शेयर करते जब तक कि जीने मरने का सवाल नहीं हो जाता. मतलब ऐसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फिर एंड में वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं. ऐसे में जब आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं उन टॉपिक्स के ऊपर जो उनकी प्रॉब्लम हैं जो चल रही हैं, तो वो उन वीडियोस को देखते हैं, वो फिर कांटेक्ट करते हैं उस चीज़ को, क्योंकि आज की तारीख में स्मार्टफोन सबके पास है. तो बहुत बड़ा टूल है. ऑलमोस्ट 93%, 94% पीपल आर यूजिंग स्मार्टफोन नाउ. एंड अवेयरनेस के लिए आई थिंक सबसे अच्छा माध्यम है आज के दिन जो अवेलेबल है. देखिए अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि सेवा के लिए प्रोफेशन ऐसा है, सेवा के लिए किया जाता है. तो जब आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं और वो जेन्युइन है, सही इन्फॉर्मेशन, और बार बार आप वीडियोस बनाते हैं टॉपिक्स के ऊपर, तो लोगों तक वो पहुंचता है. करेक्ट. और यही एक ऐसा माध्यम है जिससे कनेक्ट करना सबसे, अगर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट की बात चल रही है तो मैं यही कहूँगा कि वो स्टैटिक पोस्ट जो है 90% डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज यही काम कर रही है कि स्टैटिक पोस्ट डालना. बिल्कुल. और डॉक्टर्स भी देखते हैं कि ये पोस्ट 4 पोस्ट का ऑप्शन देते हैं कि ये अच्छी है, ये बाकी 3 खराब है, या ये चेंज कर दो. सो बेसिकली वो हमें इस टाइप का ही कुछ तो लुभावना प्रलोभन दिया जाता है कि हम इतनी पोस्टें डालेंगे जिसमें से मैक्सिमम आर लाइक स्टैटिक पोस्ट. हाँ, दे विल से कि हम 25 पोस्ट डालेंगे, 20 पोस्ट डालेंगे. दैट इज लाइक कि आप 25 मत डालिए, आप हफ्ते के 2 वीडियो डालिए, बट वो इतने एंगेजिंग होने चाहिए दैट हिट द टारगेट ऑडियंस की वो एटलीस्ट इट सर्व्स अ पर्पस टू द सोसाइटी बेसिकली. एब्सोल्युटली. अच्छा, फिर इसके साथ हम एक सवाल और मन में आता है कि जितने भी आपने प्लेटफॉर्म्स बताए कि चाहे हम वेबसाइट बनाएं, अपनी फेसबुक बनाएं, इंस्टा बनाएं, हमने एक टीम को हायर किया. द मोमेंट वी चेंज आवर माइंड कि हमें टीम चेंज करनी है, और वो टीम जब जाती है तो सम हाउ देयर आर फ्यू ऑफ द डोमेन विच आर नॉट विद अस आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय देम, और हमारी जो सफ़र है वापस से फिर ज़ीरो से शुरू हो रहा होता है. तो इसके लिए आप क्या हमें सलाह देंगे डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, कि हाउ डू वी प्रोटेक्ट और व्हाट शुड बी केप्ट विद अस? हमें क्या क्या अपने पास रखना चाहिए सो दैट एवरीथिंग स्टार्ट्स विद द सेम स्पीड आफ्टरवर्ड्स आल्सो इफ द टीम चेंजेस. ये सलाह तो मैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की बजाय सभी बिजनेसमैन को देना चाहूँगा, क्योंकि 70% ऑफ द बिजनेसमैन आर 50 अबव, और वो इतना टेक सेवी नहीं है. सेम थिंग गोज विद हेल्थ प्रोफेशनल्स, वो भी इतना टेक सेवी नहीं होते हैं. मतलब नॉर्मली होपफुल अब तो काफ़ी सारे हो गए हैं, बट 90% अगर मैं देखता हूँ तो टेक में थोड़ा सा कम इंटरेस्ट रहता है, और उस वो जायज़ समझ सकते हैं. क्योंकि तो, ये संदीप मैंने खुद एक्चुअली भुगता हुआ एक तरह से कि मुझे पता नहीं था कि मेरे को क्या क्या अपने पास रखना चाहिए. फिर सम हाउ आई गॉट दिस एडवाइस कि व्हेनेवर लाइक आप किसी को भी हायर करते हैं तो उसका जो बेसिक वो कहते हैं ना कि कीबोर्ड है वो आपके पास रहना चाहिए, बिकॉज इट इज़ योर ऑर्गेनाइजेशन. इट्स वेरी सैड एंड आई शेयर वन एग्जांपल विद यू. मैंने खुद एक बिजनेस है, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, गुरुग्राम के अंदर, और बिजनेस बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे काम कर रहा था. रिव्यूज़ बहुत अच्छे हो गए थे. देखिए, रिव्यूज़ आर द, आज की तारीख में वो एक गोल्ड माइन है, मतलब काम करता है उस तरीके से. एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि मुझे एक एयर कंडीशनर परचेज करना है. मैं फ्लिपकार्ट पे जा रहा हूँ, अमेजोन पे, मतलब ऐसी किसी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, और एक एयर कंडीशनर पे जो रिव्यूज़ हैं वो 3.7 स्टार है, और एक पे 4.8 स्टार है. अब 4.8 स्टार वाला 2000 रुपये महंगा है. Correct. तब भी मैं उसी को परचेज करने वाला हूँ जो 4.8 स्टार वाला है. ऑब्वियसली बात है, क्योंकि रिव्यूज़ और रेटिंग्स बहुत मैटर करती हैं. तो ऐसे में उनके हज़ारों रिव्यूज़ थे, और ऑल आर पॉजिटिव, एंड दे हैव 4.7 स्टार रेटिंग ऑन गूगल. तो अपने आप में एक ब्रांड बन चुका है वो. जब भी वो नियर बाय सोचते थे, गूगल उसको बड़ा प्रमोट करता था, ऊपर आते थे. एजेंसी के साथ आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मैं उसकी डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, बट एजेंसी ने क्या करा, उनका पेज डिलीट कर दिया. ओके. एंड दे हैव टू स्टार्ट. अब वो करीब 14-15 साल पुराना बिजनेस, एंड दे हैव टू, अब दे अंडरस्टैंड द पावर ऑफ इंटरनेट, दे हैव टू स्टार्ट अगेन विद द स्क्रैच ज़ीरो. तो यहाँ पर मैं एक एडवाइस दूंगा, और आपके यूज़र्स के लिए एडवाइस है, कोई भी प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन कोई भी प्लेटफॉर्म, फेसबुक है, गूगल है, इंस्टाग्राम है, आपकी वेबसाइट है, इन सभी के अंदर एक ऑप्शन होता है. ऑप्शन ये होता है कि एक एडमिन, एक मैनेजर, आप इस तरीके से रोल्स को जो है वो डिफाइन कर सकते हैं. तो ऐसे में हमेशा जो अपना यूज़र एडमिन जो अपना है, अपना एडमिन का पासवर्ड अपने पास ही रखिए. एडमिन का जितना भी यूज़र आईडी पासवर्ड आप अपने पास रखिए, और यहाँ पर जो मैनेजर है, मतलब उनको आप रोल असाइन कर सकते हैं अलग अलग.
ताकि कल को अगर वो आपकी सर्विसेज को छोड़ते हैं या आप उनकी सर्विसेज को नहीं लेना चाहते हैं तो आप उनके रोल्स को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, आप उनको हटा सकते हैं वहाँ से या फिर चेंज करके किसी और को भी दे सकते हैं। तो ऐसा अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली वो आपके पास सेफ रहेंगे यूज़र आईडी पासवर्ड। और इसके अलावा मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि हमेशा 2 फैक्टर जो है वो आप उसमें एक्टिवेट करके रखिए, ताकि कभी भी कहीं पर अगर ऐसी एक्टिविटी हो रही है कि आपके कोई लॉगिन करने की कोशिश करा तो आपके पास मैसेज आ जाए। राइट। और एक की आती है, अगर आप थोड़ा सा और एडवांस में जाना चाहते हैं तो 2-2,500 रुपये के आसपास की आती है, यूबी की उसको बोलते हैं। वो अगर आप यूज़ करते हैं तो आप खुद भी जब तक उस की को नहीं लगाते हैं तब तक आप खुद भी अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकते। तो मैं आजकल वही यूज़ करता हूँ और सलाह भी देता हूँ उसको यूज़ करने की। आपने बोला कि कंटेंट हम पे हमने बात किया, व्हाट ऑल प्लेटफॉर्म्स वी कैन मेक स्टार्टिंग फ्रॉम द वेबसाइट टू द फेसबुक. So after this, I think the message is to all my friends out there watching this is that you are the captain of your ship as doctor Right. and an organization you are running. So all the access points, all the security points, everything should be with you and it should lie only with you to protect your data, to save your data and to move on in future also, whether you have the same digital team or you change the digital team. Right. So this part can any time be changed, but आप हमेशा वही रहेंगे अपनी चेयर पे. तो प्लीज़ थोड़ा सा टाइम उस चीज़ के लिए ज़रूर रखें कि थोड़े से पासवर्ड्स और याद रखने होंगे. तो हम यदि संदीप इस पे आगे चलें, इस कन्वर्सेशन को लेके चलते हैं थोड़ा और आगे डॉक्टर्स को लेके, क्योंकि बिजी भी रहते हैं. आपने कहा कि कंटेंट ऐसा होना चाहिए जो हमने बोला इन्फॉर्मेटिव हो, सोसाइटी के लिए यूज़फुल हो. तो मैं ये मानती हूँ कि हर डॉक्टर उतना कंफर्टेबल, कॉन्फिडेंट, बिकॉज व्हेन यू हैव कैमराज इन फ्रंट ऑफ यू, हर बंदा इज़ नॉट कैमरा फ्रेंडली, राइट? एवरी डॉक्टर इज नॉट अ एक्टर. And every doctor is not an actor. We are far better than actors, I would believe. Yeah. But still, तो आप उन लोगों के लिए कैसे, मतलब वो काम तो वो बहुत अच्छा करते हैं. And we have our senior doctors who have been doing wonderful work in the Yes. past also, who had been our teachers, who have been at like dean, professor levels at present. So आपको क्या लगता है कि उनके लिए how can it be little easier or like to converse with them, to project their work? वो कैसे थोड़े से कैमरा को फेस करने के लिए, या क्या वो बनाएं कि they are more visible? मैं ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसका मैं एक बहुत प्रैक्टिकल सोल्यूशन आपको देना चाहूँगा और एक छोटा सा मतलब इसमें एक एग्जांपल देना चाहूँगा. आपने कोई मूवी देखी है जिसने 100 करोड़ रुपीस कमाए हों और मूवी बहुत बकवास निकली हो? मैं नाम नहीं लेना, मतलब आप मुझे बता सकते हैं. तो ऐसी मूवी Yes, बहुत देखी होंगी definitely. आप. और ऐसी मूवी भी जरूर देखी होगी जो कि बहुत अच्छी थी बट अनफॉर्चुनेटली वो फ्लॉप हो गई. राइट. विद बहुत- वेरी गुड कंटेंट वो Very फ्लॉप good. हो गई. हाँ, रीजन था कि जो 100 करोड़ जिसने कमाए उसकी हाइप इतनी जबरदस्त बन गई, उसके रिलीज से पहले उसकी मार्केटिंग इतनी जबरदस्त हो गई, तो उसने 100 करोड़ बड़ी ओपनिंग के टाइम ही कमा लिए. तो ऐसे में क्या होता है कि जब आप वो चीज़ दिखाते हैं लोगों को, तो बहुत शुरुआत में हमारी बात हुई थी अगर आप अच्छे हैं तो अच्छा दिखना बड़ा ज़रूरी है. अब प्रॉब्लम आती है ये कि जैसे कैमरा सामने रखते हैं, अब ये मैंने भी फेस किया क्योंकि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, तो बहुत अच्छे अच्छे सर्जन, डॉक्टर्स जो उनको पता है उसको बताने में थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. यहाँ पर एक छोटा सा सजेशन है मेरा उनको कि जैसे मैं अभी कैमरे में देखकर बात कर रहा हूँ, प्रॉब्लम ये है कि वो इसको कैमरा समझते हैं, मैं इसको ऑडियंस समझता हूँ. जी हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं डायरेक्टली 1-on-1 आपसे बात कर रहा हूँ. और इस वक्त आपको ये लग रहा होगा, अगर आपको ऐसा फील आ रहा है कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और आप भी अपने ऑडियंस से इसी तरीके से बात करने की कोशिश कीजिएगा. आप मुझे एक बात बताइए, जब आप अपने पेशेंट से बात करते हैं तो क्या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं? नहीं ना. आप उससे एक एक चीज़ पूछते हैं, एक डिटेल में जाते हैं ताकि आप उसका अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट कर पाए. वहीं पर जब अपने आप फ्रेंड से बात करते हैं, फैमिली में किसी से बात करते हैं, तो क्या आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं? बड़े खुल के बात करते होंगे जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ. ऐसे ही अगर आप अपने पेशेंट से बात करते हैं, ऐसे अगर आप अपने कैमरे पे बात करना शुरू कर देंगे, डेफिनेटली आपको वो हिचक या वो ये प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी और आप अपनी बात को बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे. क्योंकि एक बात तो बड़ी श्योर है कि आपके बारे में आपसे ज़्यादा, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता. तो आप जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, डेफिनेटली आप उस पर अच्छे से बात कर सकते हैं और बड़े अच्छे तरीके से उसको आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. तो ये मेरा तरीका है मुझे बात करने का. बिल्कुल. तो इसके लिए जो हमें करना है, मैं ये बोलूँगी एज डॉक्टर ऑल्सो और अपने डॉक्टर फ्रेंड्स को भी, कि आप अपना कैमरा, अपने फ़ोन का कैमरा अपने सामने रखें, उसको एज पेशेंट समझें एंड जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं. सो दैट इज़ लाइक हाउ वी प्रैक्टिस एक्चुअली, एंड प्रैक्टिस विल
make us perfect one day. Number one thing, our content should be, I think, which has to be very important. तो भले ही quality थोड़ी बहुत hamper भी करेगी तो चलेगा, but what we are delivering should be strong enough and authenticated enough for the audience. And एक और चीज़ जो यहाँ पे डॉक्टर्स से रिलेटेड है कि हम बहुत बेहतरीन कंटेंट बना सकते हैं, हमारे पास होता है, बट हमें उसको ब्यूटीफाई करना नहीं आता. आजकल मैं देखती हूँ, बहुत सारी रील्स देखती हूँ, इंस्टा देखती हूँ, और मैं बहुत बार सोच रही होती हूँ कि ये बनाया कैसे होगा. लाइक कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है. एंड यदि हम कोई स्पीच भी रेडी करें या अपना एक सब्जेक्ट पे भी बोलें, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन की यदि हम बात करते हैं तो देयर कम्स अ रोल ऑफ एडिटिंग, राइट. तो उस एडिटिंग का यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ कि एज इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ इम्पॉर्टेंट इज द एडिटिंग ऑफ द कंटेंट, और यू कैन से ब्यूटिफाइंग व्हाट वी आर स्पीकिंग, तो वो कैसे रोल प्ले करता है और उसको हम कैसे और अपने तरीके से कर सकते हैं. जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ही मैंने एक पिक्चर को जस्ट पिक्चर क्लिक किया एंड मेरे को एक बंदा बोलता है कि आई कैन लाइक एडिट इट हियर ओनली. आपके फ़ोन के अंदर इट हैज़ सो मेनी फीचर्स कि आप खुद से कर सकते हैं, विच आई वॉज नॉट अवेयर. सो उसके ऊपर आपके क्या टिप्स हैं कि हाउ वी कैन डू इट आवर सेल्फ एंड व्हाट थिंग्स कैन बी डन एट द लोवेस्ट प्राइसिंग. मैं 80% से भी ज़्यादा ऐसे लोगों को जानता हूँ जो आईफोन यूज़ कर रहे हैं, और अगर मैं उनसे फीचर्स पूछूं तो वो बोलते हैं मुझे सिर्फ करना और सुनना आता है और व्हाट्सएप चेक करना आता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता आईफोन के अंदर क्या है. रीज़न ये है कि दे आर बिजी इन देयर वर्क. इनका फॉल्ट नहीं है, वो काफ़ी बिजी हैं, उन्होंने पूरा डेडिकेशन अपने काम को दे रखा है. यहाँ पर मैं दो ऑप्शन जो है वो देना चाहूँगा, और दो ऑप्शन से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा. अगर आप फेसबुक जानते हैं तो उसके जो फाउंडर हैं मार्क ज़करबर्ग, उन्होंने एक बार एक बात बोली थी, बड़ी खूबसूरत बात है, कि अगर मैं ये सोचता कि पहले मैं सारी चीज़ें तैयार कर लूँगा उसके बाद मैं फेसबुक बनाऊँगा, तो शायद मैं ज़िंदगी में कभी फेसबुक बना ही नहीं पाता. राइट. तो अगर आप ये सोचते हैं कि पहले मैं एडिटिंग सीख लूँगा, पहले मैं वीडियो बनाना सीख लूँगा, पहले मैं ये सब चीज़ें सीख लूँगा, उसके बाद मैं वीडियो बनाना शुरू करूँगा, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा. और जहाँ पर शुरुआत होती है, कैसे कच्चे पक्के से शुरुआत हो जाती है. लेकिन फिर भी मैं आपको दो ऑप्शन देना चाहूँगा. वन इज़ फ्रीलांसिंग. कुछ वेबसाइट्स मैं आपको बता रहा हूँ. अपवर्क करके एक वेबसाइट है, फाइवर करके एक वेबसाइट है, और ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स आपको ऑनलाइन जो है वो मिल जाएंगी, जहाँ पर आप सिर्फ शूट कीजिए और वहाँ पर अपना काम अपलोड करके आप एडिटर्स को हायर कर सकते हैं, जो बड़ी आसानी से आपकी रील्स को या वीडियोस को 200 रुपये से लेके 500-1000 रुपये के बीच में एडिट करके आपको वापस दे देंगे. ये उनका काम है, वो यही काम करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं. यहाँ तक कि शूट करने के लिए भी कैमरामैन आपको फ्रीलांसिंग मिल जाएंगे, जिनको आप हायर कर सकते हैं. गूगल पे अगर आप लिखते हैं कि कैमरामैन या एडिटर नियर मी, तो आपको मिल सकते हैं. ये तो आप तब कर सकते हैं जब आपके पास आपको कम वीडियोस बनाने हैं. लेकिन अगर आपको वीडियोस ज़्यादा बनाने हैं तो आप वीडियो एडिटर को हायर भी कर सकते हैं. और अगर आप खुद से एडिटिंग करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे चैनल्स बताना चाहूँगा जहाँ पर आप जाके वीडियो एडिटिंग बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं. या फिर आपके ही पॉडकास्ट में एक वीडियो जहाँ पर हम एडिटिंग के बारे में डिटेल में बात कर सकते हैं. अगर कभी दोबारा टाइम मिला तो डेफिनेटली हम चाहेंगे कि हम कभी नेक्स्ट इसके ऊपर भी बात करें कि हम खुद से उसको कितने लेवल तक मैनेज खुद से कर पाएंगे. मैं कुछ फ्री सॉफ्टवेयर बता देता हूँ. आप फिल्मोरा वंडरशेयर है, डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पर आप फ्री एडिटिंग कर सकते हैं. मोबाइल के लिए और लैपटॉप के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है. आप यहाँ पर विंडोज़ मूवी मेकर है, उसमें आप जाकर इसको एडिट कर सकते हैं. इसके अलावा कैपकट है, आपके मोबाइल में आप वहाँ पर जाके कर सकते हैं. तो VN मूवी एडिटर है, वहाँ पर जाकर आप कर सकते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जहाँ पर आप फ्री में एडिट कर सकते हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना है. और इनका अगर आप चाहें तो प्रो वर्जन भी आने वाले टाइम में परचेज कर सकते हैं. थैंक यू संदीप फॉर अपडेटिंग फॉर सो मेनी इन्फॉर्मेशन. Moving on to the next question, like there is a word SEO, right? So whenever like a digital person comes to our like chambers, हमें वो बोलते हैं कि हम आपका SEO मैनेज करते हैं, हम आपकी वेबसाइट मैनेज करते हैं, या हम वो सब चीज़ें आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. सो आप मुझे SEO से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें पता होनी चाहिए बिफोर वी हैव ए इंटरेक्शन विद द डिजिटल मार्केटिंग पर्सन अहेड. राइट. तो SEO को आप अगर एक्सप्लेन करते हैं तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. अब आप इसको इस तरीके से मान के चलिए कि जो सर्च इंजन है, मान लीजिए गूगल है, क्योंकि मोनोपोली उसी की है, तो गूगल ह्यूमन नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो कीवर्ड्स को समझता है. तो कीवर्ड्स इज लाइक कि मैंने अगर लिखा बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट नियर मी, तो सबसे पहले तो वो आपकी लोकेशन को आइडेंटिफाई करता है. अगर आप स्मार्टफोन पे कर रहे हैं तो GPS के थ्रू करेगा. अगर आप लैपटॉप पे कर रहे हैं तो आपकी IP के थ्रू, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है आपका, उसके थ्रू आपको
देख लेगा कि आपकी लोकेशन क्या है। लोकेशन के बाद अगर आप लिखते हैं एटीएम नियर मी, गायनोकोलॉजिस्ट नियर मी, तो आपके नियर बाय जो होगा वो डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली आपको दिखाना शुरू कर देगा। अब आपने लिखा क्या था, बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट नियर मी। अब गूगल का जो क्रॉलर है वो ढूंढ रहा है कि कहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट नियर मी। अकॉर्डिंगली वो उस कीवर्ड को उठाता है, वो क्योंकि वो तो ह्यूमन नहीं है, तो वही समझता है कि अच्छा ये कीवर्ड, अच्छा जिसने जो सर्च किया था वही सर्च मैच हो रहे हैं कीवर्ड्स, तो उसको वो ऊपर उठा के लेके आता है। अब वो कैसे आप इंटीग्रेट करते हैं अपनी वेबसाइट्स में, अपने ब्लॉग्स में, अपने आर्टिकल्स के अंदर, ये मैटर करता है। जैसा कि हम कई बार इस पॉडकास्ट में बोल चुके हैं, कंटेंट इज किंग। तो चाहे वो वीडियो फॉर्मेट में हो चाहे टेक्स्ट के फॉर्मेट में हो, तो जब आप अपनी वेबसाइट बनाते हैं, फ्री वेबसाइट है विक्स पे आपने बनाई या किसी से पैसे देके बनवाई आपने, वहाँ पर आप अपने रेगुलर ब्लॉग्स आर्टिकल्स पब्लिश करते रहिए। अगेन द इंफॉर्मेशन इज व्हाट इज वेरी इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट, वो आप पब्लिश करते रहिए। आप जब यूट्यूब पे भी सर्च करते हैं तो आप कोई कीवर्ड लिखते हैं उसके सर्च में कि बेस्ट कार अंडर 20 लाख रुपीस, तो 20 लाख के वाले कार आपको Right. तो किसने अपने थंबनेल में, अपने टाइटल में लिखा था कि बेस्ट कार अंडर 20 लाख, वो आपको दिखाएगा। ये सारी चीज़ें जो है गूगल का क्रॉलर ढूंढता है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन को बहुत ज़्यादा आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत ये मुश्किल चीज़ है। एक शिमरस करके टूल है, फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है, जिस पे आप जाइएगा, आप अपने बिजनेस के बारे में डिटेल लिखिएगा और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कीवर्ड बताएगा कि कौन कौन से कीवर्ड से आपको आप ट्रेंड कर सकते हैं, आप वहाँ पे सर्च में आ सकते हैं। और फिर आप जब ब्लॉग्स आर्टिकल्स को लिखें तो स्मार्टली उन कीवर्ड्स को इंटीग्रेट कीजिएगा अपने ब्लॉग्स और आर्टिकल्स में। आप देखिएगा कि बहुत जल्दी आप उस एरिया के अंदर रैंक कर रहे होंगे हाई। राइट, थैंक यू। सो इससे हमें ये पता चलता है कि हमें थोड़ा सा और अपडेट होना पड़ेगा अबाउट ऑल दीज, एंड थैंक यू फॉर अगेन प्रोवाइडिंग अ फ्री सर्विस आई वुड से रिगार्डिंग दिस ऑल्सो। सो दिस इज वेबसाइट डिजाइनिंग इन SEO, यू हैव लाइक अपडेटेड अस, एंड इससे हमें पता चलता है कि दिस इज़ वन ऑफ द फैक्टर। वहाँ पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ही प्रोवाइड करनी है, जो वर्क हम करते हैं वो शोकेस करना है। और जितना हम करते हैं, जितना अच्छे से हम शोकेस करेंगे, आई थिंक उतना अच्छे ऑडियंस तक वो पहुँच पाएगा एंड वो हम तक पहुँच पाएंगी। सो इट इज़ टू वे चैनल, राइट। मूविंग ऑन टू दिस, व्हेन वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग, लाइक यदि हमें किसी पेशेंट का टेस्टिमोनियल देना है, किसी पेशेंट का वीडियो फीडबैक देना है, कोई सर्जरी हमें बतानी है, सो आपको लगता है कि वहाँ पे कोई रूल्स रेगुलेशन कंसेंट नाम का कोई चीज़ है जो हैम्पर करेगा इस कंटेंट को हमारे को, जो हम दिखाना चाह रहे हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको दो हिस्सों में हम देख लेते हैं। एक तो होती है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। यस। अब जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि किसी का IVF के थ्रू बेबी हुआ है और वो अपनी आइडेंटिफिकेशन, मतलब आइडेंटिफाई नहीं करवाना चाहते अपने आप को कि भाई हम पब्लिकली इस चीज़ को नहीं दिखाना चाहते, तो वहाँ पर आप फेस को ब्लर भी कर सकते हैं। और एक फॉर्म जो है जरूर फिल कराना चाहिए, क्योंकि आप पब्लिकली उनकी पिक्चर्स को जो है वो डाल रहे हैं सब जगह, प्लेटफॉर्म से वो आएगा, तो डेफिनेटली उनका अप्रूवल तो इस चीज़ में बनता है। और मेरे ख्याल से ये तो एक बेसिक हाइजीन में होना चाहिए कि जब भी हम टेस्टिमोनियल ले रहे हैं किसी का, तो एक लेटर पे साइन कराना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं और ऐसा इसे हम पब्लिश करेंगे, तो उनकी परमिशन इस चीज़ को लेके है। So friends, I think this is for all of us, that consent as healthcare professionals, we know how important it is. Right. So it is equally important when we publish any data related to any patient, any testimonial, any treatment they have undergone with us. You need to have a written consent that they give us the whole permission to publish this data for study purpose, for advertisement purpose, for branding purpose. तो हमें वो कहीं ना कहीं राइटिंग में उनसे लेना होता है, हमें उन्हें वर्बल इन्फॉर्मेशन भी देनी होती है एंड रिटन में उनका अप्रूवल भी चाहिए होता है। सो प्लीज डोंट मेक दिस मिस्टेक जहाँ पे हम किसी का भी पिक्चर या किसी भी पेशेंट की प्राइवेसी को लीक करें सोशल मीडिया पे, जो कि बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। उसके लिए हमें प्रॉपर परमिशंस की ज़रूरत है, और हम डेफिनेटली हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल से हम कंसेंट में बिलीव करते हैं, तो आई होप हम अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उसका पूरा ध्यान रखते हैं और ध्यान रखेंगे आने वाले टाइम में भी। नाउ मूविंग ऑन टू दिस, व्हाट आर द एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, सॉरी, इसमें ट्रस्ट इज़ अ वेरी बिग फैक्टर, चाहे वो पेशेंट का हॉस्पिटल पे हो, डॉक्टर के ऊपर हो। और जब हम बात करते हैं और लीड्स जनरेट करने की, तो जो टेस्टिमोनियल आप क्रिएट करते हैं, जो वीडियोस आप बनाते हैं, ये ट्रस्ट क्रिएट करता है उन और लोगों के बीच में भी जो सेम प्रॉब्लम के लिए सर्च कर रहे हैं ऑनलाइन।
एग्जैक्टली सो ये हमें हेल्प करता है उन लोगों से परमिशन लेने के लिए और कंसेंट लेने के लिए कि सी दिस इज हाउ वी कैन शोकेस द वर्क एंड मोटिवेट अदर पीपल्स टू सीक दैट पर्टिकुलर सर्विस विद अस, राइट। यदि कोई एक अच्छा हमने रिजल्ट दिया है तो हम चाहेंगे कि वो औरों तक भी पहुंचे ताकि वो भी उस चीज़ की सुविधा ले पाए हमसे। सो यदि हम इस लेवल से एक्सप्लेन करते हैं किसी भी अपने पेशेंट को तो आई थिंक वो भी हमें मना नहीं करते, क्योंकि हम सबका कलेक्टिव एफर्ट है ये कि सही चीज़ सही लोगों तक पहुंचनी चाहिए। एंड ये माध्यम ऐसा है डिजिटल मार्केटिंग का जहाँ पे हम अनगिनत लोगों के साथ एक साथ पहुंच पाते हैं और अपना वर्क शोकेस भी कर पाते हैं और रिजल्ट्स भी दिखा पाते हैं। Now moving on to this different platforms as we have discussed कि हमने जितने भी social platforms आपने बताए, जितने भी free sites आपने बताई, जितने भी optimization channels हमें बताए कि how it works. Now coming to a darker side of it, that every thing, every technology, if it has an advantage, तो उसका कहीं ना कहीं disadvantage भी होता है। तो यदि मैं आपसे वो डीमेरिट्स पूछूं डिजिटल मार्केटिंग की, कि एडवांटेज तो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं कि इट इज़ द मोस्ट लेटेस्ट लाइक टेक्नोलॉजी वी कैन यूज़ फॉर आवर वर्क, बट उसका डिसएडवांटेज क्या है संदीप? यदि ये बात की जाए कि डिजिटल मार्केटिंग करके नुकसान क्या हो सकता है या क्या हम फेस कर सकते हैं? सीखिए कि दो पहलू हैं, राइट। और दूसरा पहलू भी जानना ज़रूरी है। इसको हम कई तरीके से देख सकते हैं। क्रॉस मार्केटिंग लाइक कंपटीशन, अजीब बात है लेकिन इस फील्ड में भी है। तो बैड रिव्यूज़ डालना, नेगेटिव रिव्यूज़ डालना किसी बिजनेस के लिए, डिफेमेशन करना, यू कैन डिफेम एनीबडीज वर्क और ग्रजेस निकालना बाय द एम्प्लॉयज, बाय द कॉम्पिटिटर्स, बाय द मार्केट दे कीप। सो आई थिंक ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है यूजिंग एनी सोशल मीडिया। बट अगेन आई वुड से कि इफ डिफेमेशन और लाइक डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन ऑन सोशल मीडिया यदि किसी के साथ भी होता है या कोई भी करता है तो आई थिंक इट इज़ अ क्राइम डूइंग दिस। How do you think? Sometimes what happen कि ये अगर एक रिव्यू आया है और वो एक सिंगल स्टार का है, मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोलूँगा कि किसी ने ऐसा रिव्यू डाला कि कोई सर्टेन बीमारी की वजह से मेरे फैमिली का कोई मेंबर यहाँ पर एडमिट हुआ था और उसकी डेथ हो गई। अब वो सेम प्रॉब्लम किसी और को है और वो इस हॉस्पिटल का वो रिव्यू पढ़ लेता है, वो कभी अपने घर के किसी मेंबर को उस हॉस्पिटल में एडमिट नहीं करा पाएगा, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें आदमी रिस्क नहीं लेना चाहता। तो क्रॉस मार्केटिंग कराते हैं लोग, अपने आप को लेके आते हैं ऊपर, दे नो द टूल्स कैसे चीज़ें करनी है, बैड रिव्यूज़ डालते हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ डालते हैं, जिससे रेपुटेशन पर बड़ा हार्म पहुंचता है इस चीज़ को लेके। कई बार हम पता भी नहीं लगा पाते कि ये कौन है, किसने डाला है, और ये आइडेंटिफाई करना कि ये जेन्युइन है या नहीं है, ये भी एक तरह का प्रोसेस है। छोटे सेटअप में एक बारी को फिर भी मालूम पड़ जाता है, कई बार बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उसमें मालूम भी नहीं पड़ता। हजारों रिव्यूज एक दिन में आते हैं। मान के चलिए कि एम्प्लॉय ने काम किया, अब वहाँ पर हजारों एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ही इज़ नॉट सेटिस्फाई, उसने कुछ उठा के लिख दिया उस चीज़ के बारे में। बिल्कुल। तो ये बड़ी कॉमन प्रैक्टिस है। लेकिन यहाँ पर मैं हेल्थ प्रोफेशनल्स को एक सजेशन देना चाहूँगा, हर चीज़ के अंदर आप चीज़ों को जो है वो फ्लैग कर सकते हैं। आप यहाँ पर रिव्यूज़ के अंदर जाकर उसको आप फ्लैग कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि अगर उसमें कुछ ऑफेंसिव लिखा गया है या बुली किया गया है या रिव्यू जो फेक है तो आप उसको फ्लैग कर सकते हैं और आप उसको रिमूव भी करा सकते हैं गूगल के थ्रू। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। आप यहाँ पर अपने किसी लोकल एजेंसी की हेल्प भी ले सकते हैं, कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। और यस डेफिनेटली लीगल तो है, अगर किसी ने ऐसा करने की कोशिश करी और अगर वो आइडेंटिफाई हो जाता है तो ये डिफेमेशन का केस बनता है। और And trust me guys, this defamation or bullying on the social media has come up maybe for extortion, maybe just for defamation by your competitors. So do report any kind of such defamation on the social media if it is happening with you. You should seek the advice of the experts, your like legal authorities. It should be properly channelized and you can even report it, as Sandeep said, on the Google itself and get the things done in the correct manner. But again, we cannot deliver 100% of the satisfaction to the public even. तो मुझे लगता है कि एक genuine negative review is always a feedback to us to improve in future. Yes. Right? But if it is something which is going out of the box and out of the league and somebody is Definitely. like just playing with your image, then it has to be reported. Otherwise, we should always take in a healthy manner if somebody is not satisfied with the hospital service or with our service, because हर बंदे को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता. But yes, improve कर सकते हैं हम उस सर्विस को over the time. आजकल बड़ी छोटी छोटी बात है, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ लेकिन रूम के अंदर टाइम पे फूड नहीं पहुंच
पहुंचा तो people do give review on all like different stuff actually. वेरी डिमांडिंग, मतलब ये ऐसा भी होता है कि पेशेंट का ख्याल रखने के लिए हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जो है रिश्तेदारों को मिलने नहीं दे रहा है ताकि वो आराम कर सके, जल्दी से ठीक हो जाए। लेकिन जो रिश्तेदार है वो सोच रहे हैं हॉस्पिटल तो बड़ा ख़राब है, राइट। हमारे को अपने घर वालों से नहीं मिल, अपने जो रिश्तेदार से ही मिलने नहीं दिया जा रहा उस चीज़ को लेके। इंटरनेट बुली इतनी बढ़ चुकी है आज की तारीख में, जिसका यहाँ तक कि स्कूल स्टूडेंट्स को भी पे करना पड़ रहा है इस चीज़ का। करेक्ट। सो इसमें ये है कि एक नेगेटिव रिव्यू एक पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है यदि वो एक जेन्युइन रिव्यू है टू इम्प्रूव द सर्विसेज इन द फ्यूचर, बट एक्चुअली में यदि वो किसी और मकसद से किया जा रहा है तो आपको ज़रूर उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एंड वी शुड हैव अ लाइक लुक ऑन द रिव्यू विच वी आर गेटिंग, दैट विल ऑलवेज हेल्प अस टू इम्प्रूव इन ईदर वे आई थिंक। सो मेरा एक आखिरी सवाल और है संदीप कि वेयर इज द लाइक डिजिटल मार्केटिंग यू सी ओवर द टाइम इन नेक्स्ट 5 years, व्हाट इज द अपकमिंग ट्रेंड्स एंड व्हाट वी शुड बी अपडेटेड विद? 5 years काफ़ी लंबा टाइम है, लेकिन फिर भी मैं जो जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। आज की तारीख में ऑलमोस्ट 93% यूजर्स यूज़ गूगल फॉर देयर सर्च ऑप्शन, ये तो है। और सोशल मीडिया पे भी लगभग अवेलेबल हैं काफ़ी हद तक लोग। AI अब आ चुका है इस फील्ड के अंदर। हम खुशकिस्मत है कि हम उस एरा से निकल रहे हैं जहाँ पे लैंडलाइन से मोबाइल और मोबाइल से स्मार्टफोन हम यहाँ पर आ चुके हैं, और आज की तारीख में हमें पता है कि स्मार्टफोन कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। तो करंटली तो ये डोमिनेट कर रहा है मार्केट के अंदर, और ये बढ़ने ही वाला है अभी आने वाले टाइम में। तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूँगा हाई टाइम है, अगर अभी भी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे आप अवेलेबल नहीं है तो अपनी प्रोफाइल बनाइए जल्दी से जल्दी। कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप मैम से पूछ सकते हैं, मेरे ख्याल से कमेंट बॉक्स Yes, के अंदर definitely. हम तो कनेक्टेड रहते हैं। मेडिकास्ट एज सच हम यहाँ पे फोकस करते हैं आपके सवालों के ऊपर, और जिनके जवाब हम जो भी आप हमसे पूछेंगे देने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम में भी। और यदि इस पॉडकास्ट से रिलेटेड भी आपको कुछ भी पूछना है तो आप हमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश ये करेंगे कि आपके लिए वो कंटेंट लेके आएँ जो आपके लिए बेनिफिट रखता हो, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं आपके लिए वैल्यू ऐड करे एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल। फॉर पेशेंट्स, फॉर जनरल पब्लिक ऑल्सो वी विल बी हैविंग मल्टीपल गेस्ट इन कमिंग सेशंस जो आपको अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर एजुकेट कर सकते हैं। सो मैं मुझे खुशी मिलेगी यदि आप मेडिकास्ट के प्लेटफॉर्म पे चैट बॉक्स में अपने सब्जेक्ट्स लिख के हमें भेजेंगे, तो हम विल बी हैप्पी टू सर्व यू इन फ्यूचर ऑल्सो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच संदीप। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।